एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एक उदाहरण ले रही हूं मैं। उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको 3 कारकों को समझाऊंगी। एक उदाहरण से मैं 3 कारकों को समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे राम ने रावण को मारा या राम ने मारा। अब मारा जो क्रिया हुई है वो किस वजह से हुई है, किसने की है? तो अब वो हमारे किसने की है, कर्ता कौन है हमारा? राम। जिसने कार्य किया, जिसने कर्म किया, वो हमारा कर्ता होता है। तो राम ने मारा। फिर हम दूसरा कर्म कारक लेते हैं जो को विभक्ति होती है, जिसकी को विभक्ति होती है। अब हम इसमें चलते हैं, राम ने रावण को मारा। अब राम ने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। यानी कि कर्ता ने जो कर्म किया है, कर्ता ने जो क्रिया की है, वो किस पर की है? रावण पर करी है। यानी कि कर्ता ने कर्म को मारा, राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, कर्ता कौन है इसमें? राम। कर्म कौन है इसमें? रावण। अब यहाँ पे जो मैंने आपकी 2 विभक्ति बताई है, एक तो कर्ता के साथ ने विभक्ति, कर्म के साथ को विभक्ति। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, ने विभक्ति हमेशा कर्ता के साथ आती है, लेकिन कर्ता के साथ भी हमेशा भूतकाल में आती है। भूतकाल के अलावा किसी काल में ने विभक्ति कर्ता के साथ कभी नहीं लगती। कर्ता की विभक्ति आपकी ने होती है। बेटा आपकी स्क्रीन पे आ गई होगा, कर्ता की टेबल आई है, कारक की टेबल आ गई है, उसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ने विभक्ति आती है, कर्ता की विभक्ति है वो कर्ता कारक की, लेकिन कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति हमेशा भूतकाल में आती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर बोला राम खा रहा है, यहाँ पे कर्ता कार्य कर रहा है, राम खा रहा है। लेकिन आप नीचे वाली सेंटेंस को देख सकते हैं जिसमें लिखा है राम ने खाया। अब खाया जो क्रिया हुई है, ये कौन सी काल को शो कर रहा है? हमारी पास्ट टेंस को, भूतकाल। जैसा कि मैंने अभी भी आपको कहा कि ने विभक्ति कर्ता के साथ प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ने विभक्ति हमेशा भूतकाल में ही लगती है। कर्ता के साथ लगेगी लेकिन भूतकाल में लगेगी, वर्तमान में या भविष्य काल में ने विभक्ति नहीं आती। उस समय आपकी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता कर्ता के साथ। आप ऊपर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, राम खा रहा है, यहाँ पे कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे आपको कर्ता को कार्य करते दिखाया गया है, लेकिन आपकी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें खाया है, वो भूतकाल को शो किया है, और भूतकाल को जब आपको दर्शा रहा है तो ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक की पहचान बेटा यही है, ने विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। इसमें आपके प्रश्न उठते हैं, कौन और किसने। कौन और किसने, कर्ता कारक में आपके 2 प्रश्न उठते हैं, कौन और किसने। किसने किया, कौन खा रहा है। पहला प्रश्न है आपका, राम खा रहा है, कौन खा रहा है? यहाँ पे प्रश्न उठा कौन। राम ने खाया, किसने खाया? राम ने खाया। यानी कि हमारे कौन और किसने प्रश्न यहाँ कर्ता कारक के लिए प्रयोग में आते। फिर हमारा आता है कर्म कारक। अब कर्ता ने जिस पर कर्म किया, जिस पे कार्य किया, उसको हम कहते हैं कर्म कारक। राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, राम ने कुत्ते को डंडा मारा। अब राम ने जो मारा है, किसको मारा है? कुत्ते को मारा है। अब यहाँ पर हमारी को विभक्ति है, हमारे प्रश्न उठेंगे क्या और किसको। ठीक है, राम ने क्या मारा, किसको मारा। ठीक है, राम ने कुत्ते को मारा, इसमें हम कुत्ते को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास प्रश्न तैयार होता है, राम ने किसको मारा। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारा करण कारक। करण कारक वास्तव में हमारा साधन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, राम ने रावण को मारा। अब इसी
उदाहरण को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ राम ने रावण को बाण से मारा। यानी कि राम ने जो क्रिया की, राम ने जो कर्म किया, जिस पर कर्म किया वो किसके साधन से किया, कौन सा माध्यम लिया, किसकी सहायता से किया, बाण की सहायता से किया। तो जो हमारा साधन बनता है कर्ता कारक के लिए, जो कार्य करने के लिए साधन बनता है, उसको हम कहते हैं करण कारक। करण कारक में विभक्ति होती है से के द्वारा, द्वारा भी लग जाता है, से की भी आवश्यकता नहीं रहती, के की भी जरूरत नहीं रहती, आप द्वारा को भी यूज कर सकते हैं के साथ। ये इसकी विभक्ति है। इसमें आपको मैंने जैसे बताया जो आपका साधन बनता है, साधन जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है, यानी कि जिसकी सहायता से काम किया गया। इसमें प्रश्न उठता है आपका किससे, किससे। आपको मैंने उदाहरण दिया था राम ने रावण को किससे मारा, वैसे ही एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने बनता है। एक सेंटेंस दिया हुआ है राम ने चम्मच से सूप पिया। अब राम ने सूप पिया लेकिन किससे पिया, चम्मच से पिया। यानी कि कर्ता ने जो कार्य किया वो चम्मच की सहायता से किया। दूसरी बात, इसमें यह आवश्यक नहीं होता कि इसमें कर्म भी हो, इसमें कर्ता केवल रह सकता है, कर्ता के अलावा अगर यहाँ पे कर्म कारक नहीं होता है तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम करण पे ध्यान देते हैं। ना इसमें कर्ता प्रधान है ना इसमें कर्म प्रधान है, यहाँ पे हमारा करण प्रधान है जिसके माध्यम से हमने कार्य किया। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है बेटा संप्रदान। संप्रदान में यहाँ पे आपके स्क्रीन पर सिर्फ के लिए विभक्ति है, लेकिन संप्रदान में को विभक्ति भी आती है। जो आपकी कर्म कारक की विभक्ति है को, वो भी आती है इसमें। संप्रदान कारक में को विभक्ति भी आती है और के लिए विभक्ति भी होती है। जिसके लिए काम हो, जिसके हेतु काम हो, हेतु शब्द को भी हम यूज कर लेते हैं इसमें। जिसके लिए काम किया जाए, जिसके हेतु काम किया जाए, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें प्रश्न उठता है किसके लिए। मामा जी मेरे लिए किताब लाए। अब मामा जी ने जो क्रिया करी है वो किसके लिए की है, मेरे लिए की। इसकी अतिरिक्त मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। माँ ने भिखारी को खाना खिलाया। जैसे अभी मैंने कहा था कि इसमें के लिए के अतिरिक्त को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं माँ ने भिखारी को खाना खिलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं को विभक्ति का प्रयोग है, के लिए का प्रयोग नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आपका को विभक्ति का प्रयोग कर्म में भी होता है और संप्रदान में भी होता है। तो बच्चों को ये अक्सर जो है कंफ्यूजन आ जाती है कि दोनों में को विभक्ति का प्रयोग है, तो किस तरह से हम लोग जान पाएंगे कि संप्रदान है या कर्म कारक। तो सीधा सा एक तरीका होता है बेटा जी कि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, किसी से किसी को ट्रांसफर करना, किसी से किसी को पहुंचाना या प्रदान करना, देना। अब राम ने जो है मामा जी मेरे लिए किताब लाए, मामा जी ने मेरे हेतु काम किया, मेरे लिए किताब लाए। अगर दूसरा सेंटेंस में बोलती हूँ कि माँ ने भिखारी को खाना खिलाया, तो माँ ने भिखारी को खाना खिलाया है, वहां पर माँ से भिखारी को खाना दिया गया है। जब ट्रांसफर होती है, जो चीज हम किसी में देने का भाव होता है, किसी के द्वारा किसी को दिया जाता है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। फिर हमारा आ जाता है फिफ्थ अपादान कारक। अपादान में से विभक्ति का प्रयोग होता है। अब से विभक्ति का प्रयोग आपका करण में भी होता है, अपादान में भी होता है। लेकिन सिंपल सी बात इसमें ये होती है, इसमें अलग करना होता है, तुलना होती है, डरना होता है। यहाँ पर आपकी ये कंडीशंस मिलती है किसी का किसी चीज से अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरा, राहुल बस से उतरा, राहुल बस से अलग हो गया है। जब वो बस से अलग हुआ है तो वहां पे अपादान कारक है। अगर मैं बोलती हूँ राहुल बस से स्कूल गया, अब स्कूल जाने की जो क्रिया की है कर्ता ने, वो किसके माध्यम से की है, बस के माध्यम से की है। तो बस से स्कूल गया, यहाँ पे करण कारक है आपका।
और अपादान कारक में बस से उतरा, यानी कि राहुल बस से उतरा, उससे बस से अलग हो गया। जब अलग होने का भाव आ गया तो अपादान हो गया, लेकिन अगर वो बस की सहायता से गया है स्कूल में तो आपका करण कारक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि से विभक्ति का प्रयोग भी दो कारकों में हो रहा है, करण में और अपादान में, लेकिन उसमें अलग होने का भाव होता है और करण कारक में सिर्फ साधन बनने का। और फिर इसका जो प्रश्न उठता है वो भी किससे प्रश्न उठता है, आपका करण में भी किससे होता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इसमें अलग करने का भाव होना चाहिए। मैं घर से भाग गया, घर से अलग हो गया। अब यहाँ पे अलग होने का भाव है तो अपादान है, ठीक है। फिर रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है, यहाँ पे तुलना का भाव है, कंपैरिजन होता है, जहाँ पे डर होता है, तुलना होती है, अलग होना होता है, वो सब के सब अपादान में काउंट होते हैं। अच्छा बेटा एक बात सुनिए, जो मैं आपकी टेबल आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे लर्न करिए, उसे समझिए। इस टेबल को, जो मैं आपको दे रही हूँ स्क्रीनशॉट पे दिखा रही हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फेयर कॉपी में, ठीक है। कारक के लिए फेयर कॉपी में करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब मेरे पहले के चैप्टर्स आपने कर लिए हो, जो मैंने काम आपके पास भेजा था वो काम यदि कर लिया हो तो उसके बाद मैं लिंग और वचन करवाऊंगी, उसके बाद कारक को नोट डाउन करेंगे। लेकिन ये टेबल आप अपने पास सेव कर लीजिए, इस टेबल को अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि जब हमारा चैप्टर आए, इसका काम करने के लिए आए, तब आप इसको लिख सके। ये टेबल साफ सुथरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है संबंध कारक। संबंध कारक बेटा का, के, की, रा, रे, री, इनका प्रयोग होता है, यानी संबंध दर्शाते हैं। संबंध दर्शाते हैं बेटा जी इसमें, जैसे जिससे संबंध हो, किसका किससे संबंध है वो बताया जाता है। जैसे राम की किताब, किताब किसकी है, राम की है। ये घर किसका है, ये मेरा घर है। यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यहाँ पे घर का और मेरा संबंध दर्शाया जा रहा है। और पहली सेंटेंस में राम की किताब है, यह राम की किताब है, इस किताब का और राम का संबंध है। तो यहाँ पे का प्रयोग हो रहा है, की का प्रयोग हो रहा है, रा रे री का प्रयोग होता है, जहां पर वो संबंध कारक होता है, यानी कि दो संज्ञाओं के बीच में आप संबंध दिखाते हैं। फिर आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति आपकी में और पर होती है। इसका आधार होता है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, किसमें हो रही है, इसको दिखाया जाता है। इसमें प्रश्न उठता है, किताब मेज पर रखी है, किताब रखी है, कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। यानी कि किताब का और मेज का, किताब कहाँ पर ये क्रिया हो रही है, मेज पर क्रिया हो रही है। को यहाँ पे फिर एंट्री, बच्चे जो आपका टाइम दिया है उस टाइम पर आप क्लास अटेंड करने के लिए बैठ जाया करिए। अगर आप लेट आएंगे तो आपको फिर इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए अपना टाइम पर आप लोग बैठा कीजिए, ठीक है। टीचर जो स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है फिर आप उसे मिस कर देते हैं, फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जो समझा रही हूँ, कुछ आपको पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स बोले जाते हैं, या कोई आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर ध्यान से सुना करो, समझा करो, टाइम पे आया करो और क्लास को सीरियसली पढ़ा करो, समझा करो, सुना करो। फिर हमारा आ जाता है अधिकरण कारक, जो क्रिया को कहाँ पर हो रही है उसको दर्शाता है। इसमें आपकी विभक्ति में और पर होती है। किताब मेज पर रखी है, जो किताब है वो मेज पर क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है क्रिया कहाँ पे हो रही है, दूसरी जो संज्ञा कहाँ पर जा रही है। किताब आपकी जो संज्ञा शब्द है
इसका संबंध क्रिया से है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है? मेज पर हो रहा है। जहां पर क्रिया का संबंध दिखाया जा रहा है, जिस स्थान पर ये हो रही है क्रिया, उस स्थान का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। किताब अलमारी में है। अब किताब का कहाँ पर रखी हुई है? अलमारी में रखी हुई है, तो में विभक्ति आपकी इसमें अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगी। फिर आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक वो कारक होते हैं बेटा जी, जिस भी प्रकार से हम किसी को पुकारते हैं, हे, अरे आदि का, या संज्ञा जिस शब्द से भी पुकारा जाए, जैसे मैंने किसी के नाम लेकर पुकार दिया, या फिर मैं बोलती हूँ अरे सुनो, हे भगवान, अरे, हे, ये सब के सब आपके संबोधन कारक होते हैं। ये विभक्तियां आपकी संबोधन कारक के अंतर्गत आती है। जिससे कहा जाए, ये संबोधन कहाँ होता है? जिससे कहा जाए, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम पुकार रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये उसको संबोधित करते हुए बताया जाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला राम इधर आओ। अब यहाँ पे मैंने संबोधन राम को किया है, संज्ञा शब्द को किया है, राम को पुकारा है। जब मैंने राम को पुकारा तो राम भी आपका संबोधन कारक में ही जाएगा, क्योंकि मैंने राम को संबोधित किया है। फिर मैं बोलती हूँ हे भगवान बचाओ। अब भगवान को संबोधित किया हुआ है। अब बचाने के लिए हमने किसको बोला है? ईश्वर को बोला है, भगवान को। ठीक है, ये आपकी 8 कारक विभक्तियां है। कारक के 8 भेद है जिसकी विभक्तियां है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ने विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो हमेशा भूतकाल में होता है। जब क्लास शुरू होंगी, स्कूल खुलेगा, जब मैं आपको इसको दोबारा क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि ये दो जो 4 कारक होते हैं जिनमें दो दो विभक्ति में सेम आती है, दो दो कारकों में सेम विभक्तियां आती है, इसमें अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो इन कारकों को हम दोबारा डिफाइन करेंगे, लेकिन जो मैंने आज समझाया है, अगर उसमें भी किसी को दिक्कत आई हो या नहीं समझ